तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए भारतीय इतिहास पर आधारित क्विज सेट, जिसमें कला एवं संस्कृति के भी प्रश्न उत्तर शामिल हैं। देखेंगे जो पहला प्रश्न है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, पहली बार चांदी का उपयोग। 2, मुद्रा का विकास। 3, महाजनपदों में गढ़ कुलीन तंत्र की प्रथा। अब बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखेंगे पहला है कि पहली बार चांदी का उपयोग। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार चांदी का उपयोग छठा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में किया जा रहा है, बल्कि वास्तविकता तो ये है कि जो चांदी का उपयोग है ये हड़प्पा काल से ही हो रहा है। इसलिए पहला कथन जो है ये गलत है कि पहली बार चांदी का उपयोग हुआ। दूसरी बात करें कि मुद्रा विकास और मुद्रा का विकास, तो मुद्रा का विकास क्या है, इस समय हो गया था। यानी कि जो ईसा पूर्व छठी शताब्दी है इस समय मुद्रा का विकास हो गया था। और महाजनपदों में कुलीन तंत्र की प्रथा थी, जिसमें वज्जी और क्या कहते हैं वज्जी संघ में ऐसा था। तो इसलिए दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है, और बताना है गलत कौन सा है। तो पहला कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि मौर्य वंश चांदी और तांबे से बने छिद्रित सिक्कों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है कि शासकों के नाम और चित्रों वाले पहले सिक्के इंडो ग्रीक लोगों द्वारा जारी किए गए थे। तीसरा कथन है कि पंजाब और हरियाणा के यौधेय तांबे के सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे। और चौथा कथन है कि कुषाण और गुप्त दोनों ही वंशों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। बताना है इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर चारों। तो पहला कथन देखेंगे कि मौर्य वंश चांदी और तांबे से बने छिद्रित सिक्कों का प्रयोग करते थे। तो ये कथन सत्य है। तो जो चांदी और तांबे से बने जो पंच चिन्हित या मार्क्ड, जिन्हें मार्क्ड सिक्का कहा जाता था, ये मौर्य वंश इनका उपयोग करते थे। ठीक है, तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरा कथन कि शासकों के नाम और चित्रों वाले पहले सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा या लोगों द्वारा जारी किए गए थे, ये सच है, क्योंकि इन्होंने लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर नियंत्रण स्थापित किया था, और उस समय इन्होंने शासकों के नाम और छवियों वाले सिक्के छापे थे, यानी कि ढलाई किए थे। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरे कथन की बात करें कि पंजाब और हरियाणा के यौधेय तांबे के सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। ये जनजातीय गणराज्य थे जो कि इनके द्वारा भी सिक्के जारी किए जाते थे। और जो पुरातत्वविद हैं इन्होंने यौधेय वंश द्वारा जारी किए गए कई हजार तांबे के सिक्के खोजे हैं, इसलिए तीसरा कथन भी सत्य है। चौथा कथन कि कुषाण और गुप्त दोनों ही वंशों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो ये सत्य है ना। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, कि ये चारों विकल्प सही है, क्योंकि ये जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश जो है इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के पहली शताब्दी ईस्वी में जारी किए थे भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि चारों कथन सत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य त्रिपक्षी कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसमें उस संघर्ष में शामिल थे? चोल पाल और राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार और चोल, या फिर चेर राष्ट्रकूट और पांड, या पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के त्रिपक्षीय गुट बना था जो कन्नौज संघर्ष में शामिल हुए थे। असल में यह युद्ध जो हुआ था उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए हुआ था, जिसमें प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच युद्ध लड़ा गया था।
और जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय के उत्तराधिकारी ने कन्नौज पर इसमें आक्रमण किया और वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था इस पे। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 4 है कि भक्ति आंदोलन द्वारा निम्नलिखित में से किन बातों का समर्थन किया गया था। पहला, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। दूसरा, ये सदियों पुरानी जाति व्यवस्था का नाश। तीसरा, वैचारिक विद्वत्ता। इनमें से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं? तो पहला कथन देखेंगे हम कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है, ये सत्य है। और दूसरा कथन कि सदियों पुरानी जाति व्यवस्था का नाश, तो ये भी सत्य है, क्योंकि भक्ति आंदोलन ने सदियों पुरानी जाति व्यवस्था पर प्रहार किया और मानवता की पूजा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। तो दूसरा कथन जो है ये सत्य है। तीसरे कथन की बात करें, वैचारिक विद्वता, तो ये नहीं किया गया था, क्योंकि जो वैचारिक विद्वता है या जो भक्ति है, तो वैचारिक विद्वता की बात इसमें नहीं की गई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। केवल एक कथन गलत है, कथन नंबर 3। ठीक। और प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 है कि अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित बातों या कथनों पर विचार करें। पहला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा समझा गया था। दूसरा कथन है कि बराबर गुफाओं में प्रमुख शिलालेख पाए जा सकते हैं। तीसरा है कि इन शिलालेख में अशोक स्वयं को जनता का प्रिय सेवक के रूप में संदर्भित करता है। बताना है कि कौन से सही है, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो देखिए, जो पहला कथन है तो सत्य है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा समझाया पढ़ा गया था। दूसरा कथन कि बार बार गुफाओं में प्रमुख शिलालेख पाए जा सकते हैं, तो ये सत्य है। तीसरे कथन की बात करें कि इन शिलालेखों में अशोक स्वयं को जनता का प्रिय सेवक कहता है के रूप में संदर्भित करता है, या जन्मपि यादृशी के रूप में संदर्भित करता है। तो ऐसा नहीं है, असल में जो अशोक है स्वयं को देवताओं का प्रिय सेवक के रूप में अपने आप को संदर्भित करता है, यानी कि देव नम्पिय दासी। तो इसलिए जो तीसरा कथन है ये गलत है। तो सिर्फ विकल्प हो जाएगा 1 और 2, यानी कि विकल्प ए सही है, 1 और 2। और तीसरा प्रश्न है, सॉरी, छठवां प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद शाक्यों ने कपिलवस्तु पर शासन किया। दूसरा कथन है कि वे ग्रेटर मगध के विभिन्न हिस्सों में गांधार और बर्मा जैसे दूर दराज के स्थानों में भाग गए। तीसरा कथन कि उन्हें वज्राचार्य पुरोहितों के समान दर्जा प्रदान किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर कोई नहीं? तो पहला कथन कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद शाक्यों ने कपिलवस्तु पर शासन किया, तो ये सत्य है, इन्होंने शासन किया था, लेकिन इनके पास कोई सेना नहीं थी और सागर हवा में इनमें से कितने का नरसंहार हुआ था। तो जो बचे हुए शाक्य थे तो ये क्या थे, ग्रेटर मगध के विभिन्न भागों और गंधार यानी कि जो आधुनिक अफगानिस्तान है, और साथ ही साथ जो बर्मा या म्यांमार जैसे दूर दराज के स्थानों में ये भाग गए। इसके अलावा कुछ लोग काठमांडू घाटी भी गए और उन्हें वज्राचार्य पुरोहितों के समान दर्जा दिया गया, लेकिन उन्हें अपने परिवार के बाहर पुरोहिती करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो ये तीनों कथन सही हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सी, ये तीनों कथन सत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि संगम साहित्य में विस्तार से वर्णित यवन शब्द का तात्पर्य है। अश्वमेध यज्ञों में प्रयुक्त अश्वरथ, बी राजाओं द्वारा की गई विस्तृत धार्मिक व्यवस्थाएं, या फिर सी कि विदेशी विजय जिनके कारण स्थानीय सांस्कृतिक आत्मसात्करण हुआ, या फिर डी कि कुछ यूनानी राज्य। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा डी, कुछ यूनानी राज्यों को यवन के रूप से वर्णित किया गया है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि निम्न पुरापाषाण काल के लोगों द्वारा कलाकृतियों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। विकल्प बी है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के प्रतीकों का कोई स्थान नहीं है। और तीसरा है कि मेसोलिथिक काल की चित्रकला में शिकार के दृश्य प्रमुखता से दिखाई देते हैं।
ऊपर दिए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं? तो पहला कथन कि निम्न पुरापाषाण काल के लोगों द्वारा कलाकृतियों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं, तो ये गलत है। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि कला का निर्माण जो है उच्च पुरापाषाण काल के दौरान ही शुरू होता है। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में प्रतीकों को कोई स्थान नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला में प्रतीकों को कोई स्थान नहीं है। इस समय प्रतीक के स्थान थे जिसमें मनुष्य, पशु और ज्यामिति आकृतियां बनाई जाती थी। तो दूसरा कथन भी गलत है। और तीसरा कथन कि मेसोलिथिक काल की चित्रकलाओं में शिकार के दृश्य प्रमुखता से दिखाई देते हैं, ये सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। और प्रश्न नंबर 9 है कि नाट्य शास्त्र भारत में नृत्य, संगीत और साहित्यिक परंपराओं को प्रभावित करने वाला एक उल्लेखनीय प्राचीन ग्रंथ है। यह अपने सौंदर्यपरक रस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। रस सिद्धांत कहता है कि ए, कला प्रदर्शन का उद्देश्य विशुद्ध रूप से मनोरंजन है। बी, सुख और आनंद मनुष्य के जीवन की बुनियाद है। या फिर सी, कि संगीत में रागों का प्राथमिक लक्ष्य इसे एक प्राकृतिक स्वाद देना है जो सभी प्राणियों को आकर्षित करे, न कि केवल मनुष्य को। या फिर डी, कि कला प्रदर्शन आध्यात्मिक उत्थान के लिए व्यक्तिगत चेतना को बढ़ाने का एक साधन है। बताना है इनमें से रस सिद्धांत क्या कहता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि यह कला प्रदर्शन जो है आध्यात्मिक उत्थान के लिए व्यक्तिगत चेतना को बढ़ाने का एक साधन है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। मतलब ये जो नाट्य शास्त्र है ये दावा करता है कि जो मनोरंजन है यह प्रदर्शन कलाओं का एक वांछित प्रभाव है, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। प्राथमिक लक्ष्य दर्शकों में बैठे व्यक्ति को आश्चर्य से भरी एक समानांतर वास्तविकता में ले जाना है जहां वह अपनी चेतना के सार का अनुभव करता है। ठीक है, तो सही विकल्प इसका 9वें का डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। लोक नृत्य से संबंधित समुदाय, होजागिरी नृत्य, रियांग समुदाय, बीझू नृत्य, बी चकमा समुदाय, चिराव नृत्य, लुसाई समुदाय। इनमें से कौन से सही मिलान है? केवल एक, एक और दो, एक तीन, या फिर ये तीनों? तो ये जो लोक नृत्य की बात हो रही है, असल में ये त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य है उनकी बात हो रही है। जो होजागिरी नृत्य है ये रियांग समुदाय का है, पहला सही। दूसरे की बात करें बिझू नृत्य, तो यह चकमा समुदाय का नृत्य है, तो ये भी सत्य है। तीसरा कथन जो है चिराओ नृत्य, तो यह लुसाई समुदाय का नृत्य है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए सही विकल्प डी हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्न सेट। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए कारगर रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।